Trump realizing that you can't bully India. I don't think we see ourselves as leading the world. फिर इस वक्त पूरी दुनिया का आप मीडिया देखें, आप उनका सोशल मीडिया देखें तो सिर्फ दो खबरें हैं। अच्छा, ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है, पूरी दुनिया में खबरें यही हैं। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का जो प्राइम की कड़ी में उबाल आ रहे हैं, मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका इतलाक भारत की मौजूदा सूरत हाल पर होता है। और कॉलेजेस जो है वो देख रहे हैं कि कहानी है क्या, हमारे साथ हुआ क्या। इसका ये कहने का दिल चाह रहा है तो कह ही लेते हैं, बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। क्या जरूरत पेश आ रही है उनके चीफ्स को ये सब कहने की। एक बार फिर से तुर्की ने अगर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी कि तुर्की कैसे भारत के प्लान में इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस वक्त, जिनको जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ टर्की के वहां पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं द बैग में चाहती हूँ कि दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। इस बार शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई है। जफर हिलाली साहब साबिक सफीर हैं बॉश का सर, ये और अब सर उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जा रही है जो मोदी सरकार चाहती क्या है सर, और अगर इस हद तक गिर जाने के बाद भी आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत। मजबूत देश के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव ने पीएम मोदी पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। जॉर्ज येव ने सिर्फ 10 सेकंड में बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों भेजी थी। जॉर्ज ने सिर्फ 10 सेकंड में बता दिया कि पीएम मोदी की असली ताकत क्या है। जॉर्ज येव ने पीएम मोदी पर क्या बड़ा राज खोला है वो बयान के साथ आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए राहुल गांधी का भी एक बयान सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद आपको सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव के बयान की असली कीमत समझ आएगी। राहुल गांधी कुछ दिन पहले कोलंबिया के दौरे पर थे। उन्होंने हमेशा की तरह कोलंबिया में भी कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इससे पहले भी राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन और कई जगहों पर यही बयान दे चुके हैं। बीजेपी और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वो भारत का अपमान करते हैं, वो भारत को कभी प्रमोट नहीं करते। कोलंबिया में भी राहुल गांधी ने यही किया, ये राहुल गांधी का पैटर्न बन गया है। लेकिन इस बार तो कोलंबिया में राहुल गांधी ने एक और ऐसा बयान दे दिया जो हैरान करने वाला है। इस बयान के पीछे राहुल गांधी का क्या उद्देश्य है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन ये बयान सुनने में थोड़ा अजीब लगा। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों में दुनिया में एक लीडर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि चीन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि भारत दुनिया में लीडरशिप रोल निभाएगा। ये हमारा मॉडल ही नहीं है। हम इतने अहंकारी नहीं हैं कि हम ये मान लें कि हमें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। बताइए ऐसा बयान कौन दे सकता है? लीडर बनना अहंकारी कहां से हो गया? कौन होगा जो अपने देश को लीडर बनते नहीं देखना चाहेगा? India, I don't think has an intention to one day lead the world. I don't think we see ourselves as leading the world. अब इसी बयान के बाद आपको सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव का बयान सुनना चाहिए। जॉर्ज येव ने बताया कि भारत कितना ताकतवर बन गया है, पीएम मोदी कितने ताकतवर बन गए हैं। जॉर्ज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल चुका है कि वो भारत को नहीं धमका सकते। एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, तो दूसरी तरफ जॉर्ज बोल रहे हैं कि पीएम मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। जॉर्ज ने कहा कि भारत पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। असीम मुनीर से खुद को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवा लिया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने बार बार भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में सहायता करने का आरोप लगाया। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन भारत अडिग रहा। जॉर्ज ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया कि वो भारत को धमका नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को अचानक जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज दी ताकि मामले को थोड़ा ठंडा किया जा सके। और पीएम मोदी ने भी जवाब में बोल दिया कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आइए अब आपको सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव का बयान सुनवाते हैं। Trump invited the Pakistani army chief to the White House, who agreed to nominate Trump for the Nobel Prize. So India stood firm. Trump realizing that you can't bully India. एक बार फिर से तुर्की ने अगर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी कि तुर्की कैसे भारत के प्लान में
तुर्की की चालों ने ग्रीस और साइप्रस को भारत के किस तरह से करीब लाकर रख दिया, अब हम आपको इस वीडियो के जरिए ये बताएंगे। दरअसल ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी देश की चाल ऐसी हो सकती है कि वो दो देशों को भारत के करीब ला दे, लेकिन ऐसा हुआ है कैसे, अब आपको बताते हैं। दरअसल निकोसिया पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की हालिया आक्रामक गतिविधियों ने ग्रीस और साइप्रस को भारत के और ज्यादा नजदीक ला दिया। बीते कुछ महीनों का जिक्र करेंगे क्योंकि इन बीते कुछ महीनों में भारत, ग्रीस और साइप्रस के बीच में सैनिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जो है वो लगातार गहरी होती हुई नजर आई है। न सिर्फ गहरी होती हुई नजर आई है बल्कि यही वो साझेदारी। पहली बात तो यह है बीबी कि आप लोगों को पता था 2014 में जब मूडी हिंदुओं से इलेक्ट होके आया था कि इससे पहले उसने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया और वो कत्ल रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस में और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसको एंट्री बैन कर दिया। मूडी का जेनोसाइड था, 2000 लोगों को, मुसलमानों को कत्ल किया जी। और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे एमपीएस गुजरात में 2002 में जिनको अपने फैमिलीज के आगे कत्ल किया गया और एसपी ने कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं चीफ मिनिस्टर के कि हम दखल ना दें और उनके सामने वो लोगों को कत्ल कर दिया था। क्या ये नहीं पता था? बिल्कुल पता था जब वो आया था। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आदमी मुसलमानों को नफरत करता है, ये जो उसके पार्टी में रिक्रूट और प्रमोट करता है उस बेसिस पे कि ये मुसलमान के खिलाफ है कि नहीं, इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको ओआईसी से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या यूएई ने कंडेम किया है? क्या यूएई ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ। इससे बड़ा क्या हिमाकत हो सकता था मुसलमान इस उम्मा पे? और आप एक पैराग्राफ, और आप यूएई तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, इनके पास गट्स नहीं है। इनकी बात कामयाबी हुई है। अब याद रखें, इसके ऊपर दहाइयों तक बातचीत होगी, इसके ऊपर तारीख लिखी जाएगी, इसके ऊपर शऊर का एक नया सफर, नए मरहले। लहरें आज वैसी नहीं है जैसी सदियों से रही है। नीले पानी की वो शांत गहराइयां अब जैसे आग उगल रही है। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें भारत, तुर्की और नाटो अब आमने सामने है। एक ऐसा टकराव जो इतिहास के पन्नों में नए युद्धाध्याय की शुरुआत कर सकता है। कभी सिर्फ एक समुद्री इलाका समझे जाने वाला भूमध्य सागर अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान ने तुर्की की नींव हिला दी। तुर्की को यह लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है और तभी से उसने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। उसने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दर्जनों शक्तिशाली देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए नहीं तो वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। और बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस सागर की लहरों पर टिका दी। ये जो अग्रेशन है अतर, ये आपको क्या लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो ये लग रहा है कि भी थोड़ा सा प्लेस करना है भाई। सोशल मीडिया पर यह खबर बिजली की तरह फैली। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही चर्चा थी, क्या भारत और तुर्की आमने सामने आने वाले हैं? न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, इंडिया वर्सेस तुर्की, अ न्यू वॉर जोन इन द मेडिटेरेनियन थी। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब नाटो ने तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि भारत ने कोई गलती नहीं की थी। भारत ने किसी देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया था, न ही किसी पर हमला किया था। भारत बस अपने इंटरनेशनल व्यापारिक रास्ते से गुजर रहा था, वही रास्ता जिससे हर देश गुजरता है। नाटो ने तुर्की से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि भारत ने हमला किया? तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था।
अमेरिका ने कहा तुर्की ने पहले भारत को उकसाया। ब्रिटेन ने कहा अगर हमला हुआ है तो उसका प्रमाण दो। जर्मनी ने कहा हम तटस्थ रहेंगे। और फ्रांस ने तो साफ कह दिया तुर्की ने अगर भारत को छेड़ा है तो नतीजा भुगतेगा भी। यह सुनकर तुर्की की हालत पतली हो गई। जिस नाटो पर उसे भरोसा था वही नाटो अब भारत की तरफ खड़ा था। तुर्की को लगा था कि नाटो उसे बचा लेगा, लेकिन नाटो ने उल्टा सवाल पूछ लिया, तुर्की तूने किया क्या है? अब तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। नाटो ने भारत को निर्दोष माना और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने रास्ते की सुरक्षा की है। इससे तुर्की को झटका लगा क्योंकि अब उसका भारत को फंसाने का प्लान धूल में मिल चुका था। इस झटके के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का आपा हो गया। उन्होंने नाटो पर आरोप लगाया कि नाटो भारत के आगे झुक गया है। गुस्से में उन्होंने कहा कि अगर नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। लेकिन असलियत यह थी कि अब नाटो को तुर्की पर भरोसा नहीं रहा था। नाटो जानता था कि तुर्की अपनी मनमानी कर रहा है और उसके कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच भारत के पक्ष में रूस और इजराइल खुलकर सामने आ गए। रूस ने चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारत पर हमला किया तो रूस भी युद्धपोत भेजेगा। इजराइल ने कहा कि अगर कोई देश भारत को धमकाएगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पुराने सहयोगी भी उससे दूरी बनाने लगे। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने बयान जारी किया कि हमारा इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। यह बयान तुर्की के लिए किसी चांटे से कम नहीं था। अब तुर्की बौखला गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका भी चुप रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया युद्धाभ्यास और तैनाती। जी हां, 17-18 सितंबर की अगर हम बात करें तो 17-18 सितंबर को भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकांड ग्रीस के साल्मिस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। अब जब यहां पर पहुंचा तो हेलेनिक नेवी के 3 जहाजों के साथ मिर्टोन सागर में संयुक्त अभ्यास करता हुआ नजर आया। 23 सितंबर को यही भारतीय जहाज जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं 23 सितंबर को साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में पहुंचता है और 24 सितंबर को साइप्रस नेशनल गार्ड की नौसेना के जहाजों के साथ पासक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। यानी कि एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है। पर इससे पहले अगर थोड़ा कुछ आगे पहले जाएं तो 19 से 22 अगस्त को भारतीय युद्धपोत INS तमाल ने ग्रीस के सौदा बंदरगाह का दौरा किया और वहां के युद्धपोत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां के युद्धपोत रिट्सॉस सहित अन्य यानी कि दूसरे जहाजों के साथ ये संयुक्त अभ्यास किया। उच्च स्तरीय दौरे और समझौते। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का ऐतिहासिक दौरा किया, यानी कि साइप्रस वो गए और वो महीना जून का रहा। यानी कि साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गए तो ये एक ऐतिहासिक दौरे के तौर पर सामने आया। रिश्तों की मजबूती भी नजर आई और राष्ट्रपति निकोस के साथ 5 वर्षीय रक्षा एवं सहयोग समझौता यहां पर किया गया। यानी कि महज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया दौरा नहीं था, बल्कि इस दौरे के जरिए एक कदम आगे बढ़ती हुई सहयोग की एक बड़ी तस्वीर नजर आई। 5 वर्षीय रक्षा एवं सहयोग समझौता यहां पर किया गया। बड़ी रूपरेखा इसकी निकलकर सामने आई। अप्रैल 2025 का भी जिक्र करते हैं क्योंकि ये वो महीना रहा जब भारत ने अर्मेनिया के साथ भी रक्षा सहयोग समझौता किया था। देखिए, भारत डिफेंस के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का देखो यार, ऐसा है तुर्की ने रिसेंट टाइम में इंडियन नेवी के त्रिकंड वारशिप को मेडिटेरेनियन सी में घेराव किया था, कोशिश की, मतलब थोड़ा एग्रेसिव मूव दिखाया। त्रिकंड एक्चुअली एक इंडियन नेवी का पावरफुल स्टेट फ्रिगेट है जो अभी वहां मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए गया था। तुर्की के नेवी ने कुछ शिप उसके पास आ गए और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई जैसे वो वार्न कर रहे हो, लेकिन भारत ने सीधा जवाब दिया, डिले नहीं किया। इंडियन नेवी ने 4 और वारशिप वहां के रीजन में डेवलप कर दिए ताकि क्लियर मैसेज जाए कि भारत किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाला। ये मूव बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी क्योंकि वो तुर्की कई बार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को के अगेंस्ट स्टैंड लेता रहा है। तुर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, स्पेशली कश्मीर इशू पे दोस्तों। और अब ये नोवल एरिया में अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने जो 4 वारशिप भेजे तुरंत उनमें एडवांस डिस्ट्रॉयर और मिसाइल इक्विप्ड वेसल भी थे दोस्तों। मतलब सीधे पावर शो कर दिया भारत ने। तो भारत का स्टैंड क्लियर था कि इंडियन नेवी अपने शिप्स या टेरिटरी पे किसी भी कंट्री का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुर्की का ये स्टेप एक्चुअली नाटो के इन्फ्लुएंस में भी आया था क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन में भी अभी रशिया, यूएसए और नाटो के बीच टेंशन चल रही है। भारत अपनी इंडिपेंडेंस पॉलिसी पे चल रहा है और तुर्की को लगता है कि इंडिया अब ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा एक्सर्टिव हो रहा है। ये सब होता देखकर नाटो कंट्रीज भी अलर्ट हो गई है क्योंकि इंडिया अब सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों।
इंडियन नेवी अब मिडल ईस्ट और यूरोप के क्लियर सीज तक अपना प्रेजेंस दिखा रही है। त्रिकंठ जैसे शिप रसिया के हेल्प से बने हैं और ये एडवांस रडार, मिसाइल और एंटी सबमरीन सिस्टम के साथ आते हैं दोस्तों। तो तुर्की को क्लियर समझ आ गया कि भारत की छोटी पावर को मत समझने की गलती मत करना तुम लोग। आज के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने ये मैसेज दे दिया कि चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या तुर्की, कोई भी भारत के वर्शिप इंटरेस्ट को चैलेंज करेगा तो जवाब डबल मिलेगा। इस इंसिडेंट के बाद टर्किश मीडिया थोड़ा डिफेंसिव हो गया है और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ पेट्रोलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोस्तों, लेकिन असल में भारत ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी। ये दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, समुंदर में भी एक्चुअली दोस्तों इक्वली पावरफुल और रेडी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।